डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सन 1952 से 1962 के बीच और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात विश्व शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म और परिवार। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुतनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1960 तक आंध्र प्रदेश में था। वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। राधा कृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। 18वीं सदी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। एक निर्धन किंतु ब्राह्मण विद्वान के संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास मियाँ और माता का नाम सीतमा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण के दायित्व था। वीरा स्वामी के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। राधा कृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था। उनके पिता काफ़ी कठिनाइयों के साथ परिवार का निर्वहन कर रहे थे। इस कारण बालक राधा कृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ। विद्यार्थी जीवन। राधा कृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष में तिरुतनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचार के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी, इसके बावजूद उन्होंने राधा कृष्णन को क्रिश्चियनरी मिशन संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 और 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा वेलूर में हुई। उसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और मद्रास में ही शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधा कृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंशों को याद कर लिए। इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1905 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास, गणित विषयों में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी उच्च प्राप्तांकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र में एमए प्राप्त करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय के दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए। बाद में उसी कॉलेज में वे प्राध्यापक भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र के परिचय कराया और सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। दाम्पत्य जीवन। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता था। राधा कृष्णन भी उनके अपवाद नहीं रहे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह दूर के रिश्ते में बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी के साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका
उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा में लिख पढ़ सकती थी। 1907 में उन्होंने कला स्नातक में उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकों परीक्षा में उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते रहे। 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेख भी लिखा। उस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ी। शीघ्र ही उन्होंने वेदों उपनिषदों का भी गहन अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी संस्कृत भाषा का भी रुचिपूर्वक अध्ययन किया। हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन। शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता भी अपने प्रभाव छोड़ती है। क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा उस समय पश्चिम जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफ़ी गहराइयों तक स्थापित किया गया था। यही कारण है कि क्रिश्चियन संस्थाओं में अध्ययन करते हुए राधा कृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए। लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया जो क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही था। कुछ लोग से हिंदुत्ववादी विचारों को हेय दृष्टि से देखते थे और उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचनाओं को डॉक्टर राधा कृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधा कृष्णन यह जानना चाहते थे कि वस्तुतः किस संस्कृति के विचारों में चेतनता और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया कि भारत की दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले गरीब और अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधा कृष्णन ने तुलनात्मक रूप से यह जान लिया था कि भारतीय अध्यात्म काफ़ी समृद्ध और क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा हिंदुत्व की आलोचना निराधार है। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सत्य संदेश देती है। भारतीय संस्कृति। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह भली भांति जान लिया था कि जीवन बहुत ही छोटा है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियाँ अनिश्चित हैं। इसी कारण व्यक्ति को सुख दुख का संभाव से रहना चाहिए। वस्तुतः मृत्यु एक अटल सच्चाई है जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है तथा किसी प्रकार के वर्ग भेद नहीं करती। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त करता है। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, जिसमें असंतोष का निवास है। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो संसदों और दरबारों में सुनाई देती है। वस्तुतः इन्हीं कारण डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे, क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा की गई नई आलोचनाओं को सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है कि आलोचनाएं परिशुद्धि का कार्य करती हैं। सभी माताएं अपने बच्चों को उच्च संस्कार देना चाहती हैं। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने और मुसीबत में फंसे लोगों को मदद करने का पाठ पढ़ाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना था कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है। सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसी प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसके काफ़ी नज़दीक हो गए। जीवन दर्शन। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव
मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। ब्रिटेन के एक एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तथा तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंदमयी अभिव्यक्तियों, हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों का मंत्रमुग्ध देते थे। उस नैतिक मूल्यों को अपने विचारों में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले उसका स्वयं अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषयों का भी वह अपनी शैली में सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए इनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अध्यायवासी जीवन। सन 1909 में 21 वर्ष की आयु में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पे दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। यह उनका परम सौभाग्य था कि वह अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आजीवन प्राप्त हुई थी। यहाँ उन्होंने 7 वर्ष तक न केवल अध्ययन का कार्य किया अपितु स्वयं भी भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। उन दोनों व्याख्याता के तौर पर यह आवश्यक था कि अध्यापन हेतु वह शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। इसी कारण 1910 में राधाकृष्णन ने शिक्षा का प्रशिक्षण मद्रास में लेना आरंभ किया। इस दौरान उनका वेतन मात्र 37 रुपये था। दर्शन शास्त्र विभाग में तत्कालीन प्रोफेसर राधाकृष्णन के दर्शन शास्त्रीय ज्ञान के अत्यंत अभिभूत हुए। उन्हें दर्शन शास्त्र की कक्षाओं से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्राप्त कर दी। इसके लिए बदले में यह शर्त रखी गई थी कि उनके स्थान पर दर्शन शास्त्र की कक्षाओं को पढ़ा दें। तब राधाकृष्णन ने अपने कक्षा साथियों को 13 ऐसे प्रभावशाली व्याख्या दिए जिनसे वे शिक्षार्थी भी चकित रह गए। इसका कारण यह भी था कि उनकी विषय पर गहरी पकड़ थी। दर्शन शास्त्र के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट था। व्याख्या देते हुए उन्होंने उपयुक्त शब्दों का चयन भी किया। 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मनोविज्ञान की आवश्यक तत्व शीर्षक एक लघु पत्रिका में प्रकाशित भी की गई। उनके व्याख्यान का संग्रह था। इस पुस्तक में उनके द्वारा उनकी योग्यता प्रमाणित हुई कि प्रत्येक पद का व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल्य भंडार तो है ही, उनकी स्मरण शक्ति का भी अत्यंत विलक्षण है। मानक उपाधियाँ। डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप एवं अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि प्राप्त कर उनकी विद्वता का सम्मान किया गया। 1928 में शीत ऋतु में इनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से उस समय हुई जब वह कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा में सदस्य होने के कारण किसी भी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, तथापि उन्होंने इस जना की कोई परवाह नहीं की और भाषण दिया। 1929 में इन्हें व्याख्या देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया। इस मैनचेस्टर एवं लंदन की कई व्याख्या दिए। इनकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के दायरे में निम्नवत संस्थागत सेवा कार्यों को देखा जा सकता है। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1936 से 52 तक प्राध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत
आने वाले जॉर्ज पचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। सन 1939 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 और 62 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को के भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। राजनीतिक जीवन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद में इन्हें संविधान निर्माता सभा का सदस्य बनाया गया। 1947 से 1949 तक इन्हें सदस्य रहे। इसी कारण वे कई विश्वविद्यालय के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण व वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को उस समय किया जाए जब संविधान सभा का एक ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को निर्देश दिया गया कि वे अपने संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें, क्योंकि उसके पश्चात नेहरू जी ने नेतृत्व में संविधान सदस्य द्वारा शपथ ली जानी थी। राजनीतिक कार्य। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा ही किया। ठीक रात्रि 12 बजे अपने संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू और राधाकृष्णन के अलावा अन्य किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। आज़ादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजकीय कार्यों की पूर्ति करें। इस प्रकार विजय लक्ष्मी पंडित का इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। पंडित नेहरू के इस चयन पर कई व्यक्तियों के आश्चर्य व्यक्त की कि एक दर्शन शास्त्री को राजनयिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया। उन्हें यह संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं हैं। लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित किया कि मॉस्को में नियुक्त भारतीय राजनयिकों में वो सबसे बेहतर थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे जो मंत्रालय देर रात्रि होती थी। उन्होंने रात्रि 10 बजे तक ही भाग लिए थे, क्योंकि उसके बाद उनके शयन का समय हो जाता था। जब राधाकृष्णन एक शिक्षक थे तब भी वे नियमों के दायरों में नहीं बंधे थे। कक्षा में 20 मिनट देरी से आते थे और 10 मिनट पूर्व ही चले जाते थे। इनका कहना था कि कक्षा में इन्हें जो व्याख्यान देना था वो 20 मिनट के पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता था। इसके उपरांत भी विद्यार्थी क्योंकि प्रिय और आदरणीय शिक्षक बने रहे। उपराष्ट्रपति। सन 1952 में सोवियत संघ के आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया था। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिक का चुनाव क्यों नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह चयन भी सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने भी राजनीतिक तीव्रों को प्रभावित किया। संसद के सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य का व्यवहार के लिए काफ़ी सराहा और इसकी सदस्यता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लोग आज भी याद करते हैं। शिक्षक दिवस। हमारे देश में द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर का प्रतिवर्ष शिक्षक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत रत्न। यद्यपि उन्हें 1931 ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात उनका औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बनाए गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1954 में उन्हें
उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकृत भारत रत्न प्रदान किया।